ये फाइनल में आईडीटी सबसे प्यारा सब्जेक्ट है और मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि सर उसका आईडीटी में एग्जेम्पशन तो आए, एंड डेफिनेटली हर स्टूडेंट ये प्रिपेयर भी करता है कि उसका आईडीटी में एग्जेम्पशन आ ही जाए, क्योंकि सर आपका जो सेकेंड वाला पार्ट होता है आईबीएस, सर वो आपके हाथ में नहीं है। डीटी आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बट आईडीटी एज कंपेयर्ड ग्रुप टू में इजी पेपर होता है, तो आपका अच्छा खासा स्कोर हो सकता है। और इसमें मेरे हिसाब से तो एक स्टूडेंट 60+ के लिए गारंटीड जा सकता है। ठीक। तो अब होता क्या है सर, आईडीटी की सब स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में मिस्टेक हो रही है स्टूडेंट से, इसीलिए एग्जाम टाइम पे आईडीटी नहीं बनता, या जो स्टूडेंट से बनता भी है तो मेरे को एक कॉमन चीज स्टूडेंट बताया, सर आईडीटी के पेपर में ना हम कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट देख के हमें याद आता है कि क्या करना है कैसे करना है सर, बट किस तरीके से वो कंसेप्ट अप्लाई करना है क्वेश्चन में वो नहीं समझ आता है। कंसेप्ट पता है सर कि वाउचर पे जीएसटी नहीं है, कई सारी चीजें हमें पता होती है, बट सर वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगी ये नहीं पता चलती सर, और यहीं पर हम जाके फंस जाते हैं, यहीं पर हम जाके फंस जाते हैं। तो सर हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि सर कोई तो ऐसा तरीका हो जिससे हम आईडीटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। एंड बिलीव मी, मैं जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बैच रखा हूं, जिसका मैं डेमो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, अगर आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस बैच में बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा सर, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चंस क्लासेस में डिस्कस करते हैं। नो क्वेश्चंस आर होमवर्क, कोई क्वेश्चन होमवर्क नहीं होता। क्लासेस में हम कनेक्ट करना सीखते हैं, और ध्यान से सुनो हम क्या करते हैं इस बैचेस में। फिर आप डेमो देखना स्टार्ट करना तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हम कवर अप करते हैं सर, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका सही तरीके से कवरेज, अदरवाइज फिर वही मिस्टेक, फिर वही गलतियां, फिर वही आईडीटी में सर 40 से 50 के बीच में रह जाओगे, और फिर अच्छे मार्क्स नहीं बनते तो एग्रीगेट कहां से बनेगा। तो मैंने स्टूडेंट से बात किया तो सबसे पहली स्टूडेंट ने दिक्कत ये बताई सर कि हम ना जो कंसेप्ट्स पढ़ते हैं उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करने में दिक्कत आती है। दूसरा स्टूडेंट ने सबसे बड़ी दिक्कत बताई, सर क्वेश्चन ही कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्यों। मैं आपको अपने प्रैक्टिस बैच में 350+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उन क्वेश्चंस में आप कंसेप्ट्स कैसे अप्लाई करोगे ये सीखोगे। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से क्लियर नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट पढ़ के रहोगे तो कुछ नहीं होगा। और मैं एक स्टूडेंट की बहुत पेटेंट चीज ये सुनाऊं कि सर जहां मिक्स कंसेप्ट के क्वेश्चन आ रहे वहां तो हम पूरा फंस गए सर। कैसे, मान लो सर चार्ज, एग्जेम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, ये तीन चीज को मिला के एक क्वेश्चन बनता है सर। बेहतरीन क्वेश्चन बनाते हैं सर, इससे एक पॉइंट अच्छा सा बेहतरीन बनाते हैं सर। हम चार्ज सोच पाते हैं, थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन तक चले जाते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई में तो हम सरेंडर ही कर देते हैं सर। सरेंडर वहां तक तो दिमाग ही नहीं पहुंच पाता कि कैसे करना है। तो ये जो आपकी दिक्कतें है ना सर, ये दिक्कतें मैं आपकी सॉल्व करूंगा इस प्रैक्टिस बैच से। तो आप बैठो, देखो, क्वेश्चन समझो, कैसे प्रैक्टिस बैच में मैं सॉल्व करा रहा हूं। थ्योरी चैप्टर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम थ्योरेटिकली डिस्कस करके करते हैं, प्रैक्टिकल जो होते हैं हम उन्हें लिख के करते हैं, समझते हैं कि कहां कैसे क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जिस तरीके से जहां हम उसको वर्सेटाइल सोच सकते हैं वैसा सोचते हैं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रैक्टिस करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप ये प्रैक्टिस करते हो, ध्यान से सुनना, जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो इस प्रैक्टिस के बाद, अब आपको भी पता है सर हर एक स्टूडेंट प्रैक्टिस क्या करता है, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज। तो ये प्रैक्टिस आप मेरे साथ बैठ के करोगे। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी सी टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। जो आजकल इंस्टीट्यूट एआई बेस्ड नए क्वेश्चंस बना रही है ना, पूरे टोटली न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस, वो आरटीपी एमटीपी नहीं होंगे, ताकि आपको समझ आए कि अगर आपके सामने नए क्वेश्चंस आ गए तो आप कैसे डील करोगे। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस बैच डेमो। आप देखो, बैठो, साथ में समझो, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको पता चलेगा क्वेश्चन छोटा हो बड़ा हो हम कैसे क्वेश्चन का डिस्कशंस करते हैं और कैसे प्रैक्टिस करते हैं। आई होप पसंद आए, लाइक जरूर करना सर, ठीक है, थैंक यू। इसमें थ्योरी इसमें प्रैक्टिकल कहां से आएगा, सप्लाई चैप्टर।
स्टार्ट करूं? चलो, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट सप्लाई और नॉट। आपको ये बताना है सर कि ये एक्टिविटीज सप्लाई है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहला दिया हुआ सर, सर्विसेज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट अगेंस्ट टैक्सेस पेड। हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, गवर्नमेंट हमें रोड, ब्रिज, कैनाल, डैम सब टाइप की सर्विसेज देती है, क्या इस पे जीएसटी है? नो, हम पढ़े नहीं है, बट हम आगे पढ़ेंगे सर कि ज्यादातर गवर्नमेंट की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, बट यहां पर हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, हम किसी सर्विस के लिए पे नहीं कर रहे, तो जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो सप्लाई कैसे होगा? समझ आया? नेक्स्ट, फ्री सेमिनार टू एडुकेट अबाउट प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली प्रमोटिंग अ म्यूचुअल फंड। सर फ्री है इसलिए दिक्कत है, सेमिनार्स जो होते हैं, जो चार्जेस होते हैं सेमिनार्स के, उस पे जीएसटी होता है। आप लोगों ने अगर कभी ध्यान दिया होगा तो अपने आईसीआई के कितने सेमिनार्स होते रहते हैं, उस पे जीएसटी होता है, क्योंकि वो फ्री नहीं होते। अगर आप फ्री कर दोगे तो फिर जीएसटी कैसे होगा सर? क्योंकि सप्लाई का 5 पैरामीटर, सेकेंड ही नहीं है सर, कंसिडरेशन ही नहीं है सर। तीसरा, सर्विस रिसीव फ्रॉम अ क्लब अगेंस्ट अ मेंबरशिप फीस। सर ये तो हम पढ़ के आए हैं कि सर क्लब अगर अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे या मेंबर्स क्लब को सर्विसेज दे तो सर इस पे जीएसटी है सर, बिल्कुल है इस पे, इसको सप्लाई माना जाता है और इस पे जीएसटी है। नेक्स्ट, बाइंग ए न्यू कार इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार। हम पढ़े थे सर सप्लाई इंक्लूड्स दिया हुआ है सर, उसमें बार्टर, एक्सचेंज सब दिया हुआ था, लीज, लाइसेंस, रेंटल सब दिया हुआ था, तो इस पे जीएसटी है, सप्लाई माना जाएगा सर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। An electronic dealer sells a television for 70,000 to earn a profit. Does it qualify as supply? Yes. सर एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर है तो उसका काम ही टेलीविजन बेचना, इलेक्ट्रॉनिक ही तो बेचेगा ना, तो सर वो प्रॉफिट में बेच रहा है। और चलो मैं अगर इसको थोड़ा सा चेंज करूं, ये तो बोल दिया ना प्रॉफिट में, मेरा क्वेश्चन है मान लो अगर लॉस में बेच रहा है तो जीएसटी होगा कि नहीं? जीएसटी में प्रॉफिट लॉस, वो एग्जाम में तो कुछ भी कर सकते हैं ना, जीएसटी में प्रॉफिट लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तू लॉस में बेच, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं सप्लाई हुआ जीएसटी लूंगा, वो प्रॉफिट लॉस तेरा पर्सनल का, वो तो इनकम टैक्स में लड़, वो तो डीटी में लड़ की प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, बट यहां तो मैं जीएसटी ले लूंगा सर। समझ आया? नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल बायर बायज अ कार फॉर पर्सनल पर्पस एंड सेल इट टू अ कार डीलर। आराम से, एक इंडिविजुअल है जो पर्सनल, मेरी बात कर लो, मैं कार खरीदा, ठीक, पर्सनल पर्पस करता हूं सर, अब कार 3 4 5 साल चला लिया, अब वो कार सेकेंड हैंड कार बेच दिया सर कार डीलर को, कि ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू सुनो, मारुति की ट्रू वैल्यू, उन्हीं को बेच दिया कि ले लो मेरी कार सेकेंड हैंड। तो बात ये है कि सर क्या ये क्वालिफाई करेगा ऐसा सप्लाई? नो। अबे मेरा बिजनेस थोड़ी क्या है, एक मिनट, मेरा बिजनेस थोड़ी क्या कार बेचने का, मेरा काम पढ़ाना है सर, ये मेरे बिजनेस से इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता ही नहीं है, कैसे जीएसटी लोगे आप? हाँ, ये जो कार डीलर है, ट्रू वैल्यू वाले लोग हैं, ये लोग जब कार बेचते हैं तो जीएसटी है, तब जीएसटी है। हम वैल्यू और सप्लाई चैप्टर में सीखेंगे भी कि सेकेंड हैंड गुड्स के केस में कैसे निकालते हैं वैल्यू, पर उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है सर। क्लियर? ठीक है, अगला, जहां पर ना समझ आए बोलना, नहीं बोलोगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, साहब सेल्स एन एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी दिल्ली needs 4 air conditioner for his newly constructed house in Sadafganj enclave. Therefore, he transferred 4 AC on which ITC has been already availed by it from its stock for the said purpose. क्या किया पता है? खुद एसी का काम करता है, अपनी ही दुकान से 4 एसी लिया और घर में शिफ्ट करवा दिया। अब एक बात समझो, ये अपने घर में एसी लेके गया, क्या लगता है पैसा लिया होगा घर वालों से? कोई नहीं लेता भाई, पैसा लिया ही नहीं है। अब आपसे वो वही पूछ रहा है सर कि क्या ये सप्लाई माना जाएगा? सर अगर मैं सिर्फ सेक्शन 7 पढ़ता तो नहीं, पर जब मैं शेड्यूल 1 पढ़ लिया तो मेरे दिमाग में आया सर पहला पॉइंट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जिसमें आईटीसी क्लेम किया। अब बात ये है सर, क्या आईटीसी क्लेम्ड है कि नहीं? हाँ, कभी भी ढूंढना आईटीसी क्लेम किया है कि नहीं, दूसरा ढूंढना बिजनेस एसेट है कि नहीं, ये तो एसी का ही काम करता है ना, तो एसी इसकी बिजनेस एसेट हो गई।
ध्यान देना कभी भी कि बिजनेस एसेट है कि नहीं। एग्जाम में घुमा देता है ये बिजनेस एसेट वर्ड से, बहुत घुमाता है, बहुत घुमाता है। फाइनल में तो प्यार है इनको बिजनेस एसेट वर्ड से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ही सप्लाई। अगला, फर्दर अ जनकपुरी रेसिडेंट आकाश अप्रोच साहब सेल, ही सोल्ड एयर कंडीशनर टू साहब सेल फॉर 5,000। आकाश has bought the said AC 6 months before for his residence। क्या ये सप्लाई माना जाएगा? सिंपल है, आप समझो मेरे घर में एसी लगा हुआ है, अब एसी पुराना हो गया, मैं नया एसी लेके आ गया हूँ। मैं वो एसी एक एसी डीलर के पास गया, बोला भैया मेरे पास घर में पुराना एसी पड़ा था, ये रख लोगे क्या? बोला रख लेंगे यार, क्या दिक्कत है, दे देता हूँ देखो 5-10 हजार रुपए। सर मेरा बिजनेस थोड़ी क्या, वो तो उसका बिजनेस है। जब मेरा बिजनेस ही नहीं है तो मैं जीएसटी कैसे चार्ज करूंगा सर? वो सप्लाई नहीं होगा, जीएसटी की बात ही नहीं आएगी सर। समझ आया? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट, अरिहंत कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, a registered taxable person, receives payment consultancy services supplied by a foreign consultancy company located in London for a consideration of 20 lakh। Does it qualify as supply? हम ऐसे समझते हैं सर, बाहर की कंपनी इंडिया में सर्विसेज दे रही है, तो सर ये तो हो गया इंपोर्ट ऑफ सर्विस। दूसरा पॉइंट ये सोचना चालू किया मैं, जब मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस देखता हूं तो मेरे पास वो चार्ट आ जाता है, और वो चार्ट सिंपल ये बोलता है बताओ भाई कंसिडरेशन है कि नहीं है। मैं बोला यहाँ तो दिख रहा है आंख बंद करके 20 लाख का कंसिडरेशन। फिर तो चाहे आपके बिजनेस से रिलेट करे ना करे, उस पर जीएसटी है। नहीं होता कंसिडरेशन तो फिर लड़ाई लड़ता सर कि वो रिलेटेड पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, नहीं है, तब लड़ाई लड़ता। अभी क्यों लड़ू, अभी तो कंसिडरेशन है, तो सप्लाई है, जीएसटी है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? इतना टेक्निकल याद ना रख, सिंपल याद रख। अगर कंसिडरेशन ना हो तो फिर अपन रिलेटेड पर्सन चेक करते हैं, रिलेटेड या डिस्टेंट पर्सन, और दूसरा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं। सिंपल इतना याद रख, क्योंकि मैं तेरे को बता रहा हूँ अभी तो ठीक है, अभी जब तू पढ़ रहा है यहाँ रिलैक्स माइंड से तो आराम से पैरा वगैरह सब याद आ जाएगा तेरे, बट जब तू एग्जाम में बैठेगा लिखने तो वो पैरा वगैरह कुछ याद नहीं आता। एग्जाम में देखो इन द एंड क्या मेन चीज चाहिए वही ध्यान रखना है, और एग्जामिनर भी तेरा यही ढूंढेगा कि रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसे कोई मतलब नहीं है ये पैरा या ये वो, उस पर वो दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे भी पता है एक बच्चा इतना आखिरी टाइम पैरा क्यों ध्यान रखेगा, वो तो मेन प्रोविजन याद रखेगा। वही तो बताया कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो चेक करो क्या रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन है या इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये दोनों बातें हैं तो जीएसटी है, सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी है, शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा। और अगर ये दोनों में से एक भी नहीं है या एक है एक नहीं है तो फिर तो टैक्सेबल ही नहीं है, फिर तो टैक्सेबल ही नहीं है। क्लियर? पक्का? देखो कभी भी ना ठीक है, मेरे हिसाब से चीजें जितनी सिंपल तरीके से याद रखो उतनी लंबी याद रहती है। जितना आप अपने दिमाग में मतलब ट्रिकी पॉइंट से याद रखने की कोशिश करोगे, ट्रिक में फंसोगे कि पैरा ये वो, उसमें आप फंसोगे। कारण क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो हम आराम से जीएसटी में बैठे, जब आप डीटी पढ़ लेते हो तो डीटी जीएसटी घुस जाता है दिमाग में, फिर होता है दिमाग में केमिकल लोचा, और वहां पर क्या होता है डीटी में आपको वैसे ही बहुत सारी चीजें याद करने लायक होती है, बहुत बहुत घुस घुस के याद करना पड़ता है, इधर उधर याद रखना पड़ता है। जीएसटी में अगर आप वैसे उस तरीके से चलने जाओगे ना तो बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि आप समझो आप डीटी और आईडीटी बैक टू बैक पेपर देते हो, इसलिए देखना हम डीटी के बाद सबसे ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत एग्जॉस्ट, जितना हम अकाउंट्स के बाद एग्जॉस्ट नहीं होते उससे ज्यादा हम डीटी के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो थकाता है। तो हमें आईडीटी के पेपर में दिमाग को लाइट रखना पड़ता है, कि एकदम हैवी दिमाग लेके जाओगे आईडीटी का पेपर नहीं लिख पाओगे। अरे बात समझ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझना। चलो, ABC and Company, a manufacturer of goods, donated old furniture to charitable schools on account of renovation of office. The company has taken ITC on the furniture so donated. बताओ भाई क्या सप्लाई है नहीं है? साले आंसर देख लिया क्या भाई? आराम से कोई हड़बड़ी नहीं है, पढ़ लो वापस पढ़ लो, कोई हड़बड़ी कहीं भगना थोड़ी कैसे।
किस लिए और कौन से पॉइंट से, कौन से प्रोविजन से? नहीं, डोनेट करना किसी का बिजनेस कैसे हो सकता है? प्रोविजन, हाँ हाँ, जैसे तेरे को बोलना हो। किसका? अपन इसको ऐसे बोलते हैं सर, ये शेड्यूल 1 के फर्स्ट पॉइंट पे कवर हो जाएगा सर। ठीक है, शेड्यूल 1 कोई बात नहीं, शेड्यूल 1 के फर्स्ट पॉइंट पे कवर हो जाएगा सर। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। आ रही बात समझ? उसके कारण ये सप्लाई है जीएसटीएस। मिस्टर गुप्ता गिव गिफ्ट वर्थ 2 लाख टू हिज स्पाउस, डज इट क्वालिफाई एज सप्लाई? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में 50,000 था। मैंने बाकी के तो गिफ्ट की बात ही नहीं की है, बाकी किसी के साथ गिफ्ट की बात ही नहीं हुई है। वो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में 50,000 का गिफ्ट हो सकता है। तो सर ये तो हमने कभी सप्लाई में पढ़ा ही नहीं है, शेड्यूल 1 में भी ये नहीं आएगा। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द गिफ्ट ऑफ 40,000 हैज बीन गिवन? सर चाहे 47 हो चाहे 2 लाख, हमने ये पढ़ा ही नहीं है। हमने जो गिफ्ट का प्रोविजन पढ़ा है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए पढ़ा है, तो हमें मतलब ही नहीं है वो हस्बैंड वाइफ कुछ भी करे। अरे समझ। नेक्स्ट, ABC Electronics engages Sunshine Computer Limited as an agent to sell laptops on its behalf. For the purpose, ABC Limited has supplied 500 laptops to the showroom of Sunshine Computer located in Rajasthan. Does it qualify as supply? Definitely. सर आप यहाँ पर अपने एजेंट को सप्लाई कर रहे हो, एजेंट आगे फर्दर सप्लाई करेगा, बट सर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में वो सप्लाई है कि नहीं, आप पहले मेरे को ये बताओ सर कि बिल किसके नाम से बना रहे हैं एजेंट। अगर बिल एजेंट अपने नाम से बना के आगे कस्टमर को दे रहा है तो सर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में फ्री में जो भी चला वो शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा, उस पर जीएसटी है। पर अगर सर एजेंट बिल ही प्रिंसिपल के नाम पे बना रहा है तो उस केस में सर वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो विदाउट कंसिडरेशन चला उस पर जीएसटी है ही नहीं, सप्लाई ही नहीं है सर। क्या बोला, समझ आया? हाँ, हम जब एग्जाम में लिखेंगे तो हम इनवॉइस से मेंशन करके लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा इनवॉइस मेंशन करके, क्योंकि ये तो एक सिंपल जस्ट प्रैक्टिस के लिए, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो एग्जाम में इनवॉइस की बात भी करता है। ठीक है, अगला, XYZ Associates receive legal consultancy services from PQR and Associates, an unrelated person located in Malaysia. PQR Associates has rendered such services free of cost. सर मैंने इंडिया के बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट करी, फ्री ऑफ कॉस्ट करी, पर दिक्कत ये है ना, फ्री से दिक्कत नहीं थी मेरे को सर, ये अनरिलेटेड पर्सन है। चलो रिलेटेड रहता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं कहानी आगे बढ़ाता, सर ये तो अनरिलेटेड है, तो विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड ही नहीं है, बात ही खत्म सर, जीएसटी है ही नहीं सर। रिलेटेड होता, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता तो मैं जीएसटी की बात कर लेता सर। समझ आई कहानी? नेक्स्ट, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी कंस्टिट्यूट सप्लाई और नॉट। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड एट द टाइम ऑफ वेडिंग। सर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो पर्सनल हो गया सर, छोड़ दो। मिस्टर ए गिव हिज रेसिडेंशियल हाउस ऑन लीज टू मिस्टर बी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। सर अभी एक बार के लिए, जब तक मैंने एग्जेम्पशन चैप्टर नहीं पढ़ा है तब तक आप ये मानेंगे इस पे जीएसटी है सर, क्योंकि जब मैं एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको एक चीज सिखाऊंगा कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज एज रेसिडेंस एग्जेम्प्ट होता है, पर अभी आप उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, अभी आप ये मानिए कि ये टैक्सेबल है और इस पे जीएसटी है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो बाद में देख लेंगे पर। ठीक है, वो बाद में, इसलिए मैंने बोला ना वो पूरा चार्ट से मैं दिखा दूंगा, समझा दूंगा, पर अभी उसको डिस्कस करेंगे ना, पहली बात एक तो हैवी हो जाएगा, दूसरा आपको आधी बात मेरी समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि वो आरसीएम और एग्जेम्पशन दोनों कनेक्ट करता है, तो जब अपन आरसीएम एग्जेम्पशन पढ़ेंगे ना तब मैं उसको उससे कनेक्ट करके दिखाऊंगा, अभी बीच में कुछ कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला,
अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रेंडरिंग सर्विसेज इन श्रीनगर, जम्मू एंड सर है, जम्मू एंड कश्मीर भी तो इंडिया का पार्ट है, क्या दिक्कत है। A local club supplies snacks to its member during its monthly meeting for a nominal payment. क्लब अपने मेंबर्स को गुड्स दे, सर्विस दे, दोनों पे जीएसटी है सर। सम रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन प्री मैच्योर टर्मिनेशन, बताओ सर, इसका तो सर्कुलर पढ़ाया था। याद आया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, याद आया, बताया था कि सर ये तो सैलरी का पार्ट होता है, इस पे जीएसटी नहीं होता है, याद आई कहानी। अगला, मिस्टर एक्स सोल्ड शेयर्स ऑफ ए कंपनी ए बी लिमिटेड टू मिस्टर वाई फॉर 20,000, क्या इस पे जीएसटी? नहीं नहीं, सिक्योरिटीज बाहर है जीएसटी से। नेक्स्ट, Balram manufacturer sent certain category of yarn for processing to the job worker. The job worker undertakes the processing work on the yarn as per the requirement of the Balram manufacturer. During the process, the job worker uses his own material also. ठीक है, हम जॉब वर्कर चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो मटेरियल खुद का यूज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। द प्रोसेसिंग yarn is sold by the Balram manufacturer directly from the job worker premises. Balanced quantity of yarn and waste material is sent back by the job worker to the Balram manufacturer. The job worker is of the opinion that he is using his own materials is also in the processing, and hence the supply to Balram manufacturer is in the nature of supply of goods as well as services. सर हम पढ़ के आए थे, शेड्यूल 2 पढ़े सर, और शेड्यूल 2 में हमने ये पढ़ा था सर कि कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस, ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है। वो क्लियरली शेड्यूल 2 में लिख के बोलती है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस। जब वो बोल दिए सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो इसके बाद अब कोई लड़ाई नहीं, इसके बाद अब कोई लड़ाई नहीं। शेड्यूल 2 बना ही इसलिए था कि भैया जहां तुम्हें डाउट आ रहा है वहां हम बता देते हैं, और जहां हम बता दिए उसके बाद वहां की कोई लड़ाई नहीं करेंगे, वहां पर वो चीज क्लियर हो जाएगी और आपको वही मानना पड़ेगा जो हम बोले हैं। तो मैं तो जॉब वर्क को जिंदगी भर सर्विसेज मानूंगा, चाहे वो गुड्स भी बीच में डाल दे ना डाले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सर्विस ही मानूंगा क्योंकि शेड्यूल 2 में लिखा है। समझ आई कहानी, बैठे दिमाग में? ठीक, वैसे आप लोग जॉब वर्क वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो ये चीज सीखोगे कि जॉब वर्कर चाहे तो कुछ मटेरियल अपने भी यूज कर सकता है, बट उसका मेन प्रिंसिपल वर्क क्या था? जॉब वर्क था। थोड़ा बहुत गुड्स यूज करने से वो गुड्स नहीं हो जाएगा सर, ठीक है। अगला, Mr. Ram takes a showroom on rent from Mr. Vikram. Mr. Ram agrees to keep 1 lakh as security deposited with Mr. Vikram. Will the security deposit is regarded as consideration for such supply? मैं बोलूंगा सर रुको, मैं एकदम सिंपल एक ही चीज बोलूंगा सर, पहले आप मेरे को ये बताओ, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा कि नहीं सर? अगर आप वापस ले रहे हो सर, तो ये तो मेयर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी है सर, गुड्स ही नहीं है, जीएसटी नहीं है सर। पर अगर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आगे वो एडजस्ट कर लेगा सर, तब तो फिर ये सप्लाई भी है, जीएसटी भी है, और इसे कंसिडरेशन का पार्ट भी माना जाएगा। समझ आया? क्लियर? नेक्स्ट, मिस सुधा इज अ टीचर, शी बेक्स केक्स एंड सेल ड्यूरिंग समर कैंप्स, इज द सेल ऑफ केक क्वालिफाइज सप्लाई? हाँ बोल रहे ना सर, समर कैंप के टाइम पे, तो ये समर कैंप के टाइम पे इसका बिजनेस है। और सर in the course of furtherance of business, in relation to the business, summer camp, relation, furtherance नहीं है, relation है, in the relation to a business, क्योंकि जितनी जगह बच्चों का समर कैंप्स लगता है वहाँ खाने पीने का होता है। आप लोग कभी बच्चों से पूछना तो आपको पता चलेगा, मस्त खा पी के आते हैं उन लोग समर कैंप्स, क्योंकि एक बच्चा कितनी देर खाली पेट रहेगा भाई, थोड़ी उसको तू 3-4 घंटा भूखा बैठा देगा, ठीक है। अगला, मिस्टर भूषण इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन समझते हो? खुद की इच्छा से आकर रजिस्टर कर लिया। ही सप्लाइज गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, विल द सप्लाई ऑफ गुड्स अट्रैक्ट जीएसटी? यस, आप वॉलंटरी रजिस्टर करते हो तो भी जीएसटी। कौन बोला वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में छोड़ देंगे हम आपको? अगला, मिस्टर रचित हैज रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर जापानीज येन फ्रॉम मिस्टर जॉन लोकेटेड इन जापान for his new house which he has purchased for his family। क्या लगता है इस पे जीएसटी? क्योंकि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है सर। क्यों है?
इधर देख के बता। अच्छा हाँ, क्वेश्चन तो देख ले, ले क्वेश्चन देख ले। हाँ? हाँ वो तो है, इम्पोर्ट तो है, सिंपल है सर। कंसिडरेशन है, हमें मतलब ही नहीं है, रिलेटेड है नहीं है, क्या करना है, कंसिडरेशन है ना, बात खत्म। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन है, जीएसटी है सर। आई बात समझ? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ प्रोप्राइटर गिव्स कंप्यूटर फ्रॉम हिज बिजनेस स्टॉक टू हिज फ्रेंड एज अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। ही हैज क्लेम्ड आईटीसी ऑन द परचेस। क्लेम किया आईटीसी, इसीलिए शेड्यूल 1 के फर्स्ट पॉइंट पे कवर हो जाता है। वो नहीं क्लेम करता तो छोड़ देता। ठीक है, नेक्स्ट। ABC Limited company has a registered head office in Mumbai. It has also obtained registration from it for its branch office in Jaipur, Rajasthan. सर अलग अलग हो गया सर। If ABC Limited company transfer 1000 finished goods from Mumbai to Jaipur without consideration, क्या ये सप्लाई माना जाएगा? हाँ सर, शेड्यूल 1 का सेकंड पॉइंट तो यही बोलता है सर, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। और ये तो दो अलग अलग स्टेट्स हो गए सर, डेफिनेटली डिस्टिंक्ट पर्सन है सर। Clear? Next. Mr. Ramesh gifts a mobile phone to his employee because he won the title Best Employee of the Year 2024. The value of the mobile was 65,000. Does it qualify as supply? शेड्यूल 1 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट है सर, टैक्सेबल। चेक। आठ, हाँ हाँ। Are the services provided by the employee qualifies as supply of service? Yes. Would your answer be different if gift of 45,000 has been given to employee? सर अगर आप 45 दोगे तो वो तो 50 से कम हो जाएगा, वहां लिखा हुआ है एक्सीड करना चाहिए 50। 50 भी होगा तो चल जाएगा, बच जाओगे। 50 से ऊपर होगा तो फंसोगे सर। समझ आई बात? कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बट ये बोल रहा है सर गिफ्ट की है, हम गिफ्ट के सेंस में देख रहे हैं। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कहाँ ही है? कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी होता है। ये ना, हाँ ये तेरे को बता रहे हैं एक्स्ट्रा। अभी अपन ये वाला पार्ट डिस्कस किए, इस पार्ट के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये 50,000 से ज्यादा हुआ, शेड्यूल 1 के सेकंड पॉइंट पे कवर हुआ, इसको जीएसटी है। फिर इसका जब ये क्वेश्चन है कि सर कि क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विसेज पे जीएसटी होगा, नहीं वो तो शेड्यूल 3 से बाहर है। और जब इस चीज की बात हो तो इस पे जीएसटी है सर। नहीं ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन शेड्यूल 3 में चल जाता है, उस पर तो जीएसटी नहीं है सर। Would your answer be different if the gift of 45,000 has been given to employee? हाँ, तब तो जीएसटी की बात ही नहीं होगी, शेड्यूल 1 में कवर ही नहीं होगा सर। ठीक, नेक्स्ट। हाँ हाँ, जैसे वो ऊपर 65 था ना, तो पूरे 65 पे जीएसटी है। ठीक है, अगला, नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। As an incentive, Neelkant Private Limited pays an amount of 1,25,000 to its employee upon achieving a specified sales target. लो भाई, बात यहाँ पर किस चीज को लेकर लड़ाई होने वाली है सर? यहाँ पर इंसेंटिव दिया, ये जो इंसेंटिव दिया है इसको लेकर लड़ाई होगी सर। तो अब बताओ सर, इस इंसेंटिव को लेकर जब लड़ाई होने वाली है तो क्वेश्चन आगे वो वही पूछने वाला है सर कि नीलकंठ इज ऑफ द व्यू दैट द जीएसटी इज नॉट लेविएबल ऑन इंसेंटिव। बताइए सर, इंसेंटिव पे जीएसटी रहता है। जितने लोग भी एम्प्लॉयमेंट में होते हैं ना सर, इंसेंटिव बोनस ये सब उनके सैलरी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है सर। तो ये जो इंसेंटिव है ये उसकी सैलरी का पार्ट है, सैलरी का पार्ट है,
इसीलिए जीएसटी नहीं होगा। पर ये अलग से होता, आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता, तो फिर जीएसटी आ जाता सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? जो मान लो आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, बट अब न्यू जॉइन को आइडिया है कि मैं ये किया तो उसके बाद वो जीएसटी स्टार्ट नहीं हो तो जीएसटी आ जाता। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ही नहीं है तो आ जाएगा जीएसटी, क्योंकि सरकार के पास और कोई तरीका ही नहीं है पता करने का कि इंसेंटिव क्यों है, क्या है, किस लिए है सर। ठीक है, नॉर्मली मेरे से पूछेगा तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। एक आदि कोई एक्सेप्शनल कॉन्ट्रैक्ट बना दे तो अलग मैटर, नॉर्मली सबका लिखा होता है कि कोई भी एम्प्लॉय को उन लोग सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, कमीशन दे सकते हैं। अगला देखो सर, अ फॉरेन होल्डिंग कंपनी गिव अकाउंटिंग सर्विसेज टू इट्स इंडियन सब्सिडरी विदाउट एनी कंसिडरेशन। सर होल्डिंग ने सब्सिडरी को सप्लाई किया सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, क्या सप्लाई है? वो मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये मानोगे कि सर वो अकाउंटिंग सर्विसेज उसका बिजनेस है, पार्ट है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो फिर जीएसटी। नहीं मानोगे तो फिर तो बात ही खत्म होगी सर, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी सर। अरे बात समझ आया? ये तो हमें मानना पड़ेगा। अगला, करमवीर एंटरप्राइजेस अपॉइंटेड राजुल टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। Rajul identify various supplier who can provide the goods as desired by the Karamveer Enterprises and ask the supplier Satya manufacturer to send the goods and issue the invoice directly to Karamveer Enterprises. You are required to determine whether Rajul can be considered as an agent. क्या राजुल को एजेंट माना जा सकता है? पक्का? अब यहाँ तो इनवॉइस को लेके भी क्लियर किया है। सोच लो। फिर तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन ही कहाँ? शेड्यूल 1 में ही कहाँ कवर हुआ, मेरे को ये बता। शेड्यूल 1 में हम कब कवर करते हैं? शेड्यूल 1 क्या है? प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई किया, और एजेंट आगे कस्टमर को अपने नाम पे बिल बना के दे रहा है। अब यहाँ पर एक बात नोटिस कर ले, प्रिंसिपल एजेंट को पहली बात सप्लाई नहीं कर रहा है। आपसे यही तो पूछा ना कि आप इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1 ही बताइए हमें, इस शेड्यूल 1 के हिसाब से राजुल क्या बोलते हैं, एजेंट है कि नहीं? तो मैं तो सिंपल यही बोलूंगा सर, देखो एक तो पहली बात, प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन के लिए एजेंट का गुड सप्लाई करना जरूरी होता है सर। यहाँ एजेंट सप्लाई कहाँ कर रहा है सर? उसने तो सामने वाले को डायरेक्टली बोला प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर ले, और बिल भी ये खुद नहीं बना रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो सर उस केस में प्रिंसिपल और एजेंट के बीच कैसे फॉल करेगा शेड्यूल 1? अगर एजेंट अपने नाम पे बिल बनाता तो मैं शेड्यूल 1 देखता भी। यहाँ तो एजेंट बोल रहे हैं ना कि इनवॉइस डायरेक्टली आप करमवीर एंटरप्राइजेस के नाम पे होगा सर, डायरेक्टली होगा। तो एजेंट जब बिल ही नहीं बनाया तो शेड्यूल 1 में जाएगा कैसे? और शेड्यूल 1 में नहीं जाएगा तो फिर कैसे पढ़ेंगे अपन? जीएसटी की तो बात ही नहीं होगी, और कंसिडरेशन कहीं लिखा ही नहीं है कुछ। कंसिडरेशन होता तो फिर तो लड़ी क्यों रहे, फिर तो जीएसटी सर। अरे बात समझ। हाँ, आप कुछ पूछा था। यहाँ तो दिया हुआ है शेड्यूल नंबर ठीक है, बट पढ़ते हैं तो एजेंट है या नहीं है वो बात नहीं है। बिल किसके नाम से बना है वो मतलब बिल किसके नाम से नहीं बना तो एजेंट तो है ना। अगर बिल सामने लेके नाम से बन ही नहीं रहा है और कंसिडरेशन में नहीं है तो फिर वो कर क्या रहा है? उसको वो सर्विस दे रहे हैं तो अगर फ्री में दे रहा है तो, अगर पैसा मिल रहा है तो फिर लड़ी क्यों रहे? फिर हम शेड्यूल 1 का देख, कोई पर्सन किसी के बिहाफ में अगर काम करता है तो कुछ तो लेगा, ठीक। अगर वो कुछ लिया, कंसिडरेशन लिया, तो वैसे ही जीएसटी में आ गया, वो तो वैसे ही जीएसटी में आ गया।
जो बोल रहे हैं कि अगर मान लो सर शेड्यूल 1 नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं? एजेंट तो एजेंट होता एजेंट हम किसी को तब कंसीडर करते हैं जब कोई पर्सन आपके बिहाफ में कोई गुड सप्लाई करे। अगर आपके बिहाफ में कोई सप्लाई नहीं करता कुछ तो वो एजेंट कैसे होगा? समझ, मैं तेरे को एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। मेरे को आईडीटी का लेक्चर भेजना है, ठीक? मैं तेरे पास आया, यार मेरा लेक्चर भेज देगा क्या? जय सर भेज दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, क्या दिक्कत है, लेक्चर भेज दूंगा। अब कल के दिन मान ले ये तेरे पास आया कि यार मेरे को वर्धमान सर का लेक्चर लेना है, ठीक? तू इसको लेक्चर भेजेगा तो तेरे मेरे बीच का ट्रांजेक्शन और तेरे मेरे बीच की बातें, यहाँ पर तू मेरा एजेंट है। दूसरा केस, इसको लेक्चर लेना था, ये तेरे पास आया यार वर्धमान सर का लेक्चर, बोले अरे यार वो ना मैं नहीं देखता हूँ, तू एक काम कर डायरेक्टली वर्धमान सर से बात कर ले। जब तू मेरे को उससे डायरेक्टली बात करवा दिया तो तू एजेंट कैसे हुआ मेरा? सोच के देख, सोच के देख। सैमसंग वाला एकदम सिंपल समझ ले, मैं सैमसंग वाला हूँ, मैंने तेरे को फ्रेंचाइजी दी, जा तू मेरा सैमसंग का क्या बोलते हैं रख ले सब गुड्स वगैरह, ठीक है? ये तेरे पास आया सैमसंग का एसी खरीदने। अब ये जब तेरे पास सैमसंग का एसी खरीदने आया और तू क्या किया, तू बोला अरे तू जाके सर से सीधा एसी खरीद ले यार, मेरे से क्या लेगा करके, तो तू मेरा एजेंट कैसे हुआ उस केस में? तू तो कुछ किया ही नहीं मेरे बदले। पर अगर तू उसको एसी दे देता तो तू मेरा एजेंट कहलाएगा ना। एजेंट कहलाने के लिए तेरे को मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा ना। अगर तू मेरे लिए कुछ करा ही नहीं तो तू मेरा एजेंट कैसे हुआ? मान लो यहाँ पे जो मैन है वो पहले क्या नाम है, जब से गुड्स लिया है अपने पास, फिर उसको अपने कुछ कर दिया है, कम नहीं होगी, बट बिल जो है उसके ना 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 उस केस में एजेंट, वो एजेंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो गुड्स लिया है और गुड्स लेके दे रहा है। अभी जब ये हुआ था तो ये तो सामने सीधा सीधा बोला मैं गुड्स का बीच में आ ही नहीं रहा, तुम लोग आपस में डील कर लो। अरे बात समझ, क्लियर हुआ सबको? ठीक, आगे देखो। XYZ कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन बैंगलोर supplies technical consultancy services to its client, ठीक है? It has been providing technical services to BA Limited Mumbai since past 2 years. Consideration is settled by BA Limited assignment wise. Assignment wise मतलब जो जितना जितना काम करते रहेगा उतने उतने का वो पैसा देते रहेगा। BA Limited has paid 37 lakh to XYZ Limited Consultancy on 10 January for XYZ Consultancy agreeing not to provide similar technical services to other business entity. Refrain from an act, किसी को कोई चीज करने से रोकना, और कंसिडरेशन भी है भाई 37 लाख का। क्वेश्चन यही बात आएगी सर, क्या इस पे जीएसटी की बात आएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगी? आप किसी को रोक रहे हो ना कोई चीज से, रिफ्रेन फ्रॉम, हाँ 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 हाँ, एग्रीमेंट कंसिडरेशन, ठीक है? अगला याद है ना सर, शेड्यूल 2 में पढ़े थे अपन, ठीक। विक्रमादित्य इज अ सैलरीड एम्प्लॉय एंड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. He has opened a trading account with Yard brokers. During the month, Vikramaditya undertook future contracts without a physical delivery, but are settled on the expiry on the contract date, amounted to rupees 35 lakh. Vikramaditya, need your advice whether the future contract undertaken by him amount to supply. एक बहुत अच्छी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और ये आपको हमेशा ध्यान रखना, पता नहीं आज नहीं तो कल, आई पर्सनली थिंक ये घुस सकता है और पूछ सकता है। अब आप लोग एएफएम पढ़े हुए तो बहुत अच्छे से समझोगे सर, फ्यूचर डेरिवेटिव्स, कॉल पुट ऑप्शन सब पढ़ते हो आप लोग। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अगर उसमें फिजिकल डिलीवरी ऑप्शन नहीं है तो सर जीएसटी नहीं है, पर अगर फिजिकल डिलीवरी की बात आ गई इसमें, अगर मान लो आपको फिजिकल डिलीवरी लेना पड़ गया तो उस केस में सर जीएसटी आता है, ध्यान रखना। हाँ, बट अगर वो फिजिकल डिलीवरी लेने की बात आ जाती है तो फिर वो उसे गुड्स कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक फिजिकल डिलीवरी नहीं है, सरकार का कहना ये होता है सिक्योरिटी इज अ सर्विस,
हम इस पे जीएसटी की बात नहीं करते, बट अगर फिजिकल डिलीवरी की बात आ गई सर तो फिर वो जीएसटी ले आएंगे बीच में। रियल लाइफ में कोई फिजिकल डिलीवरी ले ही नहीं रहे फॉरवर्ड फ्यूचर्स में, और अगर कोई ले लिया तो एग्जाम में दे दिया तो, सारी बात समझ। नॉर्मली इतना कॉम्प्लिकेट अभी तक नहीं किए एग्जाम, इतना नहीं किए कॉम्प्लिकेट, अति हो जाएगा ये, पर मेरे को कोई कुछ खास ज्यादा भरोसा नहीं है आईसीए पे। इन केस कॉम्प्लिकेट कर दिया तो मैं क्या करूँगा। तो ये वर्ड मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे सर, ये डिलीवरी वाली बात ध्यान रखेंगे सर। अभी तक एग्जाम में 2 से 3 बार इसके क्वेश्चन आए हैं, बट विदाउट फिजिकल डिलीवरी ही लिखा हुआ था वहां पर, डिलीवरी का ऑप्शन लिखा ही नहीं था वहां पर। ठीक है, समझ आया ना सबको? ठीक है, अगला, diligent force a professional training institute get its training material of aptitude content printed from Durga Printing House, a printing press. The content of the material is provided by diligent force. मैंने आपको एक बात बहुत अच्छे से सिखाई थी, अगर मैं कंटेंट दिया तो वो सर्विस, अगर मैं कंटेंट दिया तो आगे पढ़ना ही नहीं है वो सर्विस, फिर दिमाग ही क्यों लगाना। पर सर अगर मैं कंटेंट नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ लोगो दे रहा हूं, सिंबल दे रहा हूं, सब कुछ उसका है सर, तो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स है सर। ये चीज थी, सिंपल ध्यान रहेगा। इसका सर्कुलर पढ़े थे, याद है? पढ़ सकता हूँ आगे। ठीक, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाई अमाउंट टू कंपोजिट सप्लाई। A hotel provides 4 days 3 night package where the facility of breakfast and dinner is provided along with the room accommodation. वो आपसे जानना चाहता है सर कंपोजिट है कि मिक्स्ड? कंपोजिट है। आज आप जितने जगह जाओगे ना सर, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता ही है, कंपोजिट है सर। A toothpaste company has offered a scheme of free toothbrush along with the toothpaste. सर ये तो मिक्स्ड हो गया, ये आप जबरदस्ती कर रहे हो। ये क्वेश्चन में मतलब पढ़ गए तो मुझे डाउट है कि प्रिंसिपल सर तो टू पेज है। हाँ, अभी भी एक प्रिंसिपल सर है नहीं ऐसा नहीं है, नेचुरली बंडल। इसलिए जब मैं पढ़ा रहा था तो पढ़ाते टाइम भी उसको, कौन सी कंपनी दे रही है कोलगेट के अलावा बता? कोलगेट ही दे रहा था, कोलगेट ही दे रहा था, और कोलगेट इस चीज को ना मोनोपोली कर दिया था। साला इतना हरामी था, कोलगेट वाला दिया, और कोलगेट वाला देने के बाद क्या किया, गवर्नमेंट से इस चीज की मोनोपोली करवा दिया, मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि कोई पूरे मार्केट में ये चीज नहीं कर सकता। तो कोलगेट एक लौता इसी नाम पे ज्यादा बिका था कि वो ब्रश देना चालू कर दिया था, बाकी लोग दे नहीं रहे थे, और बाकी लोग कभी दे ही नहीं पाए, और फिर दिए ही नहीं, और फिर बाद में कोलगेट भी हटा दिया। तो कंपोजिट तब होता जब पूरा मार्केट यही चीज करता, पूरा मार्केट यही करता, तो मैं मान लेता हाँ ठीक है, अच्छा सही है। कोई मार्केट में कर ही नहीं रहे, अकेला कर रहे, तो फिर कैसे कंपोजिट मानो। अगला, a company has entered into an agreement with a customer for the manufacture and supply of cement pipes for their exclusive use. A company manufactured the product, but before receiving the inspection certificate, their customer rejected some quantity of goods on the ground of quality. As per the agreement, the rejected quantity will be destroyed in the front of the customer and shall not be sold. Examine the issue in the light of the statutory provision and suggest future course of action to the SSC as to whether any liability arise as per the provision of GST. बताइए सर क्या होगा? सर कस्टमर ने तो रिजेक्ट कर दिया, खत्म, मतलब कस्टमर लेगा ही नहीं सर। अब कंपनी जब, इसमें थोड़ी सी लंबी बात है। पहली बात, सर आगे कस्टमर नहीं लेगा क्योंकि वो तो रिजेक्ट करके बैठा है क्वांटिटी को। दूसरा, सर अगर वो रिजेक्ट करके बैठा है तो सर हम ना आईटीसी चैप्टर में सेक्शन 17(5) पढ़ते हैं सर, ब्लॉक क्रेडिट, और उसमें हम ये पढ़ते हैं सर कि कोई भी गुड डैमेज, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, स्टोलन हो जाए तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है सर। तो कंपनी पहले तो पूरी क्रेडिट ले ली होगी, बाद में कस्टमर उसको रिजेक्ट किया था सर, तो जब कस्टमर उसको रिजेक्ट किया, वो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, तो उस केस में कंपनी को बाद में क्रेडिट रिवर्स भी करना पड़ेगा सर। ये थोड़ा सा आगे के चैप्टर से भी कनेक्ट करेगा सर, ये आगे के चैप्टर से भी कनेक्ट करेगा सर।
तो अभी मैं एक बार आपको आगे के चैप्टर की कहानी बता दिया, बट जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सेक्शन 17(5) में ये चीज और क्लियर करूंगा कि लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, डैमेज, डिस्पोज ऑफ, उसके इसमें क्रेडिट ब्लॉक है, सेक्शन 17(5) बीच में आ जाता है सर। हरी बात समझ, ठीक है। अगला देखो, पिंक सिटी इंटरनेशनल एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ वेंडर लोकेटेड इन ब्राजील। ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, पिंक सिटी इंटरनेशनल वाज नॉट इन अ सिचुएशन टू क्लियर द गुड्स अपॉन पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। पिंक सिटी इंटरनेशनल सोल्ड द गुड्स टू द जेमिनी एक्सपोर्ट हाउस बाय एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स while the goods were in high seas। हाई सीज मतलब रास्ते में है सर, तो ये तो हम पढ़ क्या है, हाई सी सेल, वो वेयर हाउस वाला, इन सब तो शेड्यूल 3 में चल जाते हैं सर। शेड्यूल 3 है मतलब नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी की बात ही नहीं है सर। हाँ, जीएसटी की बात कब आएगी सर, वो जब जेमिनी हाउस वाला जो है ना सर, वो जब फ्यूचर में लेने आएगा ना, कस्टमर वाले के पास गुड्स छुड़वाने आएगा, तब तो जीएसटी आ जाएगा सर, तब जीएसटी आ जाएगा सर। समझ आया? नेक्स्ट, GER Limited of Germany supplies luxurious cars worth 1 crore to IND Limited of India. Before the car reach Indian port, but after crossing of the territorial water of India, IND Limited sell it to T1 Limited by way of transfer of document of title। अभी तो हम यही बात सीखे सर, रास्ते में बेचो कोई दिक्कत नहीं है, वेयर हाउस में रख के बेच दो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार जब लास्ट में जो लेने आएगा ना सर पोर्ट से, वो तो जीएसटी पे करेगा सर। तो बात ये हो रही है सर कि इन्होंने इंपोर्ट किया, क्या इस पे जीएसटी है? नहीं सर। इन्होंने सप्लाई किया, इस पे जीएसटी है? नहीं सर। जो आखिरी में लेने आ रहा है, जो गुड्स को क्लियर कराने आएगा सर, क्या वो जीएसटी पे करेगा? हाँ सर। अगर मान लो वो गुड्स वेयर हाउस में पड़ा हुआ है तो जीएसटी है? नहीं, क्योंकि शेड्यूल 3 में आ जाती है आधी चीजें। तो समझ आया? ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये आखिरी में फंसेगा सर, जो आखिरी में लेने आएगा वो फंसेगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आई पर्सनली थिंक बहुत इजी है, बहुत सिंपल, बचपन है कि हम आईटीसी वगैरह कैसे चार्ज करते, जीएसटी कैसे चार्ज करते, और जीएसटी की आईटीसी वगैरह कैसे एडजस्ट करते। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला यहाँ पर ना करो, क्योंकि आईटीसी के जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये बहुत अच्छे से सिखाऊंगा भी, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अभी दिमाग ना लगाओ, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में सिखाऊंगा कि आईटीसी वगैरह कैसे एडजस्ट करते हैं, क्रेडिट कैसे एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से क्रेडिट क्लेम करते हैं, ये अभी नहीं करो। ये अभी बहुत बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है, इससे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हम। अगला, मिस्टर एक्स एन अनरजिस्टर्ड पर्सन प्लान टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन इन यूएस। ही रिसीव्स कैरियर कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम अ यूएस बेस्ड कंसल्टेंट फॉर 5 लाख। बोलो भाई, डज इट क्वालिफाई एज सप्लाई? कंसिडरेशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे बिजनेस से रिलेट करे ना करे, जीएसटी है सर। याद आया ना, कंसिडरेशन है ये ना, कंसिडरेशन 5 लाख। अगला, XYZ एंड कंपनी, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, डोनेटेड ओल्ड कंप्यूटर्स टू चैरिटेबल स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ रिनोवेशन ऑफ स्कूल। इसका बताओ। आईटीसी लिया है इसलिए शेड्यूल 1 में, इसलिए जीएसटी, नहीं तो नहीं। अगला, हाँ कुछ कुछ इस टाइप के भी सेम क्वेश्चंस, बहुत है क्वेश्चंस, इसीलिए तो रिपीटेड भी हैं बहुत सारे, और अलग अलग टाइप के भी, सब है, सब बहुत सारे क्वेश्चंस। इसीलिए तो बोला इतनी एक्सट्रीम प्रैक्टिस करेंगे हम, इतनी एक्सट्रीम प्रैक्टिस होती कि या तो तू रट लेगा या तो तेरे को रटा जाएगा। कि इतने टाइप के क्वेश्चंस करते 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 एक ना एक बार तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। कितने बार गलत आंसर करेगा सेम चीज का? 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार तो याद होगा। यही फायदा होता है, यही मेन चीज मैं लोगों को भी कराता था, मेन इस पे मेन फोकस कि क्वेश्चंस करो। आप बार बार क्वेश्चंस करते हो ना, तो अपने आप एक फ्लो बैठता है, दिमाग में बैठ जाता है। कई बार शायद प्रोफेशन ना भी याद हो तो क्वेश्चन से याद हो जाता है कि अरे यार ये ऐसा था, ये ऐसा ही करना है हमें। हैप्पी लिमिटेड प्रोवाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज विदाउट charge to Joy Limited in which Happy Limited has controlling interest। बताइए सर।
कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ना सर, होल्डिंग सब्सिडरी है ना सर, तो रिलेटेड डिस्टेंट पर्सन सर शेड्यूल 1 जीएसटी। नेक्स्ट, XYZ लिमिटेड गिव्स गिफ्ट वर्थ 5 लाख टू एन एम्प्लॉय, बताइए सर क्या ये सप्लाई? हाँ 50,000 से ज्यादा हो सर, क्या आंसर डिफरेंट होगा अगर 45,000 है तो? हाँ सर अब सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 1 में नहीं है सर, ठीक है। नेक्स्ट, ABC Motor Limited engages Sunshine Car Limited as an agent to sell car on his behalf. For the purpose, ABC Limited Motor has supplied 200 cars to the showroom of Sunshine, located in Rajasthan. बताइए सर क्या ये सप्लाई है? सर ये सप्लाई तो है, बट बात ये है सर, इनवॉइस इनवॉइस बता दो सर किसके नाम पे। अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस आगे बना के बेच रहे तो सर बहुत ही अच्छा, शेड्यूल 1 में कवर हो जाओगे सर। अगर इनवॉइस अपने नाम पे बना के नहीं दे रहा है तो सर क्या प्रिंसिपल ने एजेंट को जो 200 कार बेची है क्या फ्री में बेच दी? और अगर फ्री में भेजी है और इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे बनता है तो सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं है सर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला, ABC Associate receive management consultancy services from its head office located in Malaysia free of cost. बोलो क्या होगा? सप्लाई, ये तो सीख गए अपन पक्का, ठीक। अगला, Archean Construction Limited, a registered textile person, receive architectural design supplied by a foreign architect to design a residential house to be built in Hyderabad for a consideration of 50 lakh. क्या ये सप्लाई है? सर कंसिडरेशन है ना सर, फिर क्यों लड़े हम? नहीं होता तो लड़ता मैं। अगला, Mr. B, a famous actor, recorded a song sung by him for a music company and sold the audio CDs. The consideration for such sale was to be donated to a charitable trust, Being Human. Will the sale of CD to music company, सेल ऑफ सीडी टू म्यूजिक कंपनी जानना चाहता है वो सप्लाई है कि नहीं, है ना सर। वो जो डोनेट किया वो तो बात का बात है सर, जो सीडी बेचा उस पे तो सप्लाई है, उस पे जीएसटी है सर, और इस पे आरसीएम भी अपन पढ़ेंगे सर। XYZ Limited was amalgamated with ABC Limited. On account of amalgamation, Mr. X, a shareholder, received 10,000 shares of ABC Limited in exchange of 5,000 shares of XYZ Limited. सर शेयर्स के बदले शेयर, सिक्योरिटी सर, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर, पढ़ ही क्यों रहे? सहारा लिमिटेड एंड एनबीएफसी ट्रांसफर बैड लोन्स टू वसूली कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड, डज इट क्वालिफाई सप्लाई? सर पहली बात, अनसिक्योर्ड डेट, कहते ना अनसिक्योर्ड डेट एक्शनेबल क्लेम, सर गुड्स है पर शेड्यूल 3 से हमने इसको बाहर कर दिया, ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम नहीं है सर, ठीक है। अगला, XYZ Limited, having a head office in Mumbai, Maharashtra, supplied goods worth 10 lakh to its branch office in Jaipur, Rajasthan. Does it qualify as supply? क्रिस्टल क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ सकता, ये वाला बताओ मजा आएगा। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इसमें आप लोग ही पूरा बताओगे और पढ़ोगे भी आप ही लोग, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ आधा आंसर आ जाता है। बताओ पहले वाला बताओ, इतनी देर पढ़े, पहला तो बताओ, पहला वाला सप्लाई, ठीक। नेक्स्ट, वो सप्लाई है पक्का, ठीक है। तीसरा पढ़ लो, तीसरा भी पढ़ लो, पढ़ो तीसरा पढ़ो। और तीसरे में ना 2 पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहां तक अलग है, यहां से अलग है, तो पहले पार्ट का बताओ। नहीं है, क्यों?
ठीक है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस नहीं, फैमिली डिस्प्यूट है ना, पर्सनल हो गया। अगर ये फैमिली डिस्प्यूट नहीं होता और अगर ये बिजनेस से रिलेट करेगा सर तो सप्लाई है सर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है, कर ही लेते, कंप्लीट ही कर लेते। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द नेचर ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स लायबिलिटी। सर ये देखो सर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप लोग मेरे को बताओगे, ये सब तो अब आप मेरे को बताओगे सर, इतना सीख गए हम। हेयर ऑयल, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, हेयर कॉम, ये मिक्स सप्लाई है। क्या प्राइस एक चार्ज कर रहे हैं कि अलग अलग? एक चार्ज कर रहे हैं। अब मैं आपको एक मस्त ट्विस्ट बताता हूँ। एक बार एग्जाम में क्या किया, यही सब दिया, ठीक है, साले ने सबके अलग अलग रेट दे दिए। अब इसको अगर मैं पढ़ता, प्लेन रीडिंग मैं भी करूंगा आपकी जगह, तो आंख बंद करके बोलूंगा मिक्स सप्लाई है, यही बोलूंगा ना, स्टूडेंट मिक्स सप्लाई करके आए थे। सजेस्टेड आंसर आया है, स्टूडेंट शॉक्ड। इंस्टीट्यूट बोली भाई मैंने तेरे को अलग अलग प्राइस दिया है, जब मैं तेरे को अलग अलग प्राइस दे दिया, मतलब एक आदमी दुकान में बैठ के बिल बनाते टाइम हर चीज का अलग अलग रेट प्राइस लिखते चले गए, सिंगल प्राइस चार्ज ही नहीं किया, तू कैसे मिक्स बोल दिया? सीरियसली शॉक हो गए थे स्टूडेंट, बोले अरे बाप रे। इसीलिए वो सिंगल प्राइस वर्ड का बहुत रिलेवेंस है, बहुत रिलेवेंस है। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट दोबारा ये टेस्ट नहीं करी, पर कर देगी तो क्या कर लोगे? हाँ सबका जो प्राइस दिया है, बट एंड में ये भी दिया कि पैकेज का प्राइस ये है मेरे पास। फिर वो बताएगा हमें कि वो सामने वाले से पैकेज का प्राइस चार्ज कर रहा है कि इंडिविजुअल चार्ज कर रहा है, वो बताएगा हमें। तो फिर तो उसमें बस सबके इंडिविजुअल प्राइस दिए थे, पैकेज का प्राइस नहीं दिया था। पर क्या होता है, एक स्टूडेंट इसको देख के ही मिक्स सप्लाई सोचता है ना, तो क्या किया स्टूडेंट ने, सब प्राइस ऐड किया, भग से मिक्स सप्लाई का रेट डाल दिया। बहुत प्यारा था वो क्वेश्चन, बहुत पता नहीं इंस्टीट्यूट उसके बाद उसको पूछी नहीं, बट मुझे वो पॉइंट अच्छा लगा था, मेरे को तो जेन्युइनली अच्छा लगा था। और मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे खासे लोग अभी भी अचानक से देखेंगे ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मिक्स सप्लाई बोल देंगे कि मैं आपको हेयर ऑयल का अलग दे रहा हूँ, टेल्कम पाउडर का प्राइस अलग दे रहा हूँ, शैम्पू का अलग दे रहा हूँ, हेयर कॉम का अलग दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन सिंपल है सर, 10,000 इंटू 500 इंटू 18%। मान लो पैकेज का प्राइस दिया हुआ, बट जब बिल बन आइटम के नाम से बिल आइटम के नाम से बिल बना, अलग अलग प्राइस नहीं होनी चाहिए, प्राइस एक, तू मेरे से एक ही पैसा लेगा। सिंगल पैकेज लिया तो वो फिर मिक्स हो जाएगा। तू मेरे से अलग अलग बता रहे भैया कि फ्रिज का 20,000, एक एग्जांपल है, फ्रिज का 20,000 भैया, वो एसी का 30,000 भैया, वो पलंग का 40,000, तू अलग अलग मेरे को बताया, फिर तो नॉर्मल हो गया, फिर वो नॉर्मल चले गया सर, फिर वो मिक्स नहीं होगा। एक पॉइंट ये कि बिल में वो सब हाँ हो गया, बढ़ू आगे। डिसाइड विद रीजन वेदर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन अमाउंट टू सप्लाई और नॉट। आपको बताना है सर सप्लाई है कि नहीं। ट्राई करोगे तो ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, एक बार ट्राई तो करो, क्योंकि इसी का तो सर्कुलर पढ़ाया हूं। सर हम पढ़ के आए थे सर, जो सिक्योरिटीज लैंड कर रहे हैं, तो सर सिक्योरिटीज तो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, बट सिक्योरिटी लैंडिंग की जो सर्विसेज है वो आरसीएम में है। जो सिक्योरिटी दे रहे हैं वो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर, उस पर जीएसटी नहीं है, बट जो सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहे हैं उस पर जीएसटी है। क्या बोला, समझ आया? ठीक है, अगला, चलो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको। सब सप्लाई है कि नहीं, सिक्योरिटीज दे रहा है उस पे जीएसटी नहीं है, बट जो सिक्योरिटी की सर्विसेज है, लेंडर टू बोरोअर, सर्विसेज पे जीएसटी और आरसीएम में। हाँ चलो बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट।
हमें दोनों लिख के आना पड़ेगा, बट हमें दोनों लिखना पड़ेगा। क्रिस्टल क्लियर है? शेड्यूल 1 पक्का? ठीक है, नेक्स्ट बोलो। क्लियर है? नॉट ज्वाइनिंग, नॉन कॉम्पिटिंग, सप्लाई है, क्लियर है ना? ठीक है, बस ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। बधाई हो सर। जैसा कि आपने फर्स्ट जो हमारा डेमो लेक्चर से सप्लाई चैप्टर का वो आपने देखा, आई होप आपको बहुत सारी चीजें सप्लाई से रिलेटेड क्लियर होगी। बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस दिखे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस दिखे। तो ऐसे ही हम कल क्या करेंगे सर, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चार्ज एंड कंपोजिशन सर, उसके भी क्वेश्चंस देखेंगे, उसको भी सीखेंगे और उसमें भी समझेंगे कि किस तरीके से करना है सर। ये आप समझिए, हम प्रैक्टिस ऐसे ही करते हैं और प्रॉपर क्लास में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बैच, बड़ा मजेदार बैच होता है और ये रिकॉर्डेड बैच होता है। तो कल तैयार रहना सेकेंड डेमो के लिए, ठीक है? थैंक यू।